जहां आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वेस्ट बंगाल एसआईआर का मुद्दा उठा है, वहीं ग्राउंड पर सिचुएशन काफी हीटेड हो चुकी है। स्पेशली फर्स्ट फेज वोटिंग के बाद 92.03% का रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटर टर्नआउट, जो 1951 के बाद सबसे ज्यादा है, एक तरफ डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके पीछे चल रहे इलेक्टोरल रोल का कंट्रोवर्सी अब सीधा सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत के सामने है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि अब उंगलियां खुद सुप्रीम कोर्ट पर भी उठ रही है कि क्या उन्होंने इस पूरे एसआईआर प्रोसेस में टाइमली और इफेक्टिव ऑर्डर्स पास किए थे या नहीं। तो सवाल यह है कि क्या सेकेंड फेज वोटिंग डिले हो सकती है और क्या सीजे सूर्यकांत की बेंच कोई बड़ा स्टेप लेने वाली है। चलिए समझते हैं पूरे सीन को डिटेल में। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सबसे पहले बैकग्राउंड समझना जरूरी है। वेस्ट बंगाल में एक 4 मंथ लॉन्ग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर एक्सरसाइज चलाई गई थी इलेक्टोरल रोल को अपडेट करने के लिए। अब इस प्रोसेस के बाद इलेक्टोरेट में अराउंड 12% की ड्रॉप देखी गई, जो अपने आप में एक मैसिव नंबर है। लगभग 27.10 लाख नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नाम पर डिलीशंस के लिए मार्क किए गए और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है, क्योंकि इतने बड़े स्केल पर डिलीशन ने फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े कर दिए। अब जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत अलॉन्ग विद जस्टिसेस जॉय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली ने लास्ट हियरिंग में एक पॉजिटिव टोन दिखाई थी। कोर्ट ने कहा था कि वी आर हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स गिवन। ये स्टेटमेंट तब आया था जब कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पॉल ने इन्फॉर्म किया कि 60 लाख केसेस में से 47 लाख ऑलरेडी एडजुडिकेट हो चुके हैं और अप्रैल 7 तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था कि सिस्टम काम कर रहा है और स्पीड सेटिस्फैक्टरी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट लग रही है। जब फर्स्ट फेज वोटिंग हुई तो सिर्फ 139 न्यू वोटर्स को ट्रिब्यूनल्स ने अलाउ किया वोट करने के लिए, जबकि लगभग 650 केसेस कंसिडर किए गए थे। और जब आप इस नंबर को कंपेयर करते हो 34 लाख पेंडिंग एप्लीकेशन से, तो ये गैप बहुत बड़ा लगता है। इसी वजह से लोग और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अब कह रहे हैं कि क्या प्रोसेस एक्चुअली इफेक्टिव या सिर्फ फॉर्मेलिटी बनकर रह गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ डिसीजंस को भी अपहोल्ड किया, जिसने की कंट्रोवर्सी और बढ़ा दी थी, जैसे फॉर्म 6 के फाइलिंग डेडलाइन को एक्सटेंड करना। कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि इट इज एब्सोल्युटली नॉट अनयूजुअल एंड हैपेंस इन एवरी स्टेट, लेकिन साथ ही ये भी ऐड किया था कि ट्रांसपेरेंसी जरूरी है और किसी भी प्रोसेस को हिडन मैनर में कंडक्ट नहीं किया जा सकता। यानी कोर्ट ने ईसीआई को एक तरह से क्लीन चिट भी दी और एक वार्निंग भी। अब लास्ट हियरिंग में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नया कंसर्न भी रेज किया था कि फॉर्म 6 यूज्ड ओनली इन वेस्ट बंगाल टू ऐड न्यू वोटर्स। अबाउट 5 to 7 लाख न्यू वोटर्स हैव ऑलरेडी बीन एडेड बाय ईसीआई। और ये स्टेटमेंट खुद में ही एक रेड फ्लैग जैसा है, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस सिर्फ एक स्टेट तक लिमिटेड थी तो सवाल उठता है कि यूनिफॉर्मिटी कहाँ गई और क्या ये एडिशन ने इलेक्शन के डायनामिक्स को डिस्टॉर्ट कर दिया। अब जहां कोर्ट ने इनडायरेक्टली ये सिग्नल दिया था कि मैटर काफी सीरियस है, उन्होंने साथ ही प्रोसीजरल डिसिप्लिन को मेंटेन किया। सीजे सूर्यकांत ने क्लियरली कहा था कि फाइल अ पिटिशन व्हेन समथिंग इज चैलेंज्ड वी विल सी। मतलब कोर्ट बिना प्रॉपर पिटिशन के इस तरह के एलिगेशंस एंटरटेन नहीं करेगा। और अब बात आती है ट्रिब्यूनल्स की। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बंगाल में 19 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कंस्टिट्यूट किए थे, जिन्हें फॉर्मर चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस हेड कर रहे थे। इन ट्रिब्यूनल्स का काम है अपील्स को हियर करना जो वोटर लिस्ट इंक्लूजन या एक्सक्लूजन से रिलेटेड है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया था कि ट्रिब्यूनल्स कोलकाता में ही फंक्शन करेंगे। और जब स्टेट ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि ईसीआई ट्रिब्यूनल्स के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर भी रिजेक्ट कर दिया था। जस्टिस बागची ने क्लियरली कहा था कि दे हैव वास्ट एक्सपीरियंस इन डिसाइडिंग मैटर्स, सो यू नीड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट ईसीआई ऑफिशियल्स इन्फ्लुएंसिंग और इन एनी वे इंटरफेयरिंग विद देयर डिसीजंस। यानी कोर्ट का मानना है कि जुडिशियल ऑफिसर्स इंडिपेंडेंट है और उन्हें इन्फ्लुएंस करना आसान नहीं है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग एंगल तब आया जब ये इशू रेज हुआ कि वोटर्स को उनके एक्सक्लूजन या इंक्लूजन का रीजन ही नहीं दिया जा रहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईसीआई के सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी एक फील्ड है जहां रीजंस रिकॉर्ड होते हैं। जस्टिस बागची ने कहा था कि दीज रिमार्क्स और रीजंस आर देयरफॉर अवेलेबल इन द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, और सजेस्ट किया कि जब कोई अपील फाइल करे तो उसे रीजंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। और सबसे कंट्रोवर्शियल डिबेट थी फ्रेश डॉक्यूमेंट्स को लेकर। इनिशियली बेंच का व्यू था कि ट्रिब्यूनल्स नए डॉक्यूमेंट्स एंटरटेन ना करे जो पहले जुडिशियल ऑफिसर्स के सामने नहीं आए थे, लेकिन पिटिशनर ने आर्ग्यू किया कि अगर किसी के पास वैलिड शेड्यूल्ड डॉक्यूमेंट्स है तो उन्हें कंसिडर किया जाना चाहिए। ईसीआई ने अपोज किया था, कहते हुए कि इट कुड ओपन अ पैंडोरास बॉक्स, द होल प्रोसेस गेट्स डीरेट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन ट्रिब्यूनल्स पर छोड़ दिया और कहा कि वो जेन्युइननेस वेरीफाई करके डिसाइड करे। पर यहीं से टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि जब इतना बड़ा इलेक्टोरल प्रोसेस चल रहा है
और लाखों लोगों का वोटिंग राइट स्टेक पर है, तो हर छोटी प्रोसीजरल डिले या कंफ्यूजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट डेमोक्रेसी पर पड़ता है। और इसीलिए अब क्रिटिसिज्म आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके जो डायरेक्शंस दिए क्या वो सफिशिएंट थे। कोर्ट ने अलाउ किया था कि जो वोटर्स ट्रिब्यूनल से क्लियर हो जाए, पोलिंग से 2 दिन पहले तक उन्हें वोट करने दिया जाए। लेकिन जब एक्चुअल नंबर्स इतने लो हैं तो लोग कह रहे हैं कि रिलीफ प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहा। अब सबसे बड़ा सवाल जो आज की हियरिंग में उठ सकता है वो ये है कि क्या सेकंड फेज वोटिंग को डिले किया जा सकता है। टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है, स्पेशली जब आर्टिकल 142 इन्वोक होता है, लेकिन कोर्ट्स जनरली इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर करने से बचती है जब तक कि कोई एक्सट्रीम सिचुएशन ना हो। यहाँ कोर्ट ऑलरेडी ईसीआई के प्रोसेस को ब्रॉडली इंडोर्स कर चुकी है और ट्रिब्यूनल्स को काम करने का टाइम भी दिया गया है। लेकिन अगर पिटिशनर्स ये प्रूव कर पाते हैं कि लार्ज स्केल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है और प्रोसेस जेन्युइनली फ्लॉड है, तो कोर्ट्स को इंटरवेन करना पड़ सकता है, फिर चाहे वो डायरेक्शंस को स्पीड अप करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए या एक्सट्रीम केस में फेज डिले करने के लिए। फिलहाल जो सिग्नल आ रहा है कोर्ट की प्रीवियस ऑब्जर्वेशन से, वो ये सजेस्ट करते हैं कि बेंच प्रोसेस से हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक है, और इसका मतलब ये है कि इमीडिएट ड्रास्टिक स्टेप जैसे वोटिंग डिले करना बहुत ही अनलाइकली है। लेकिन कोर्ट डेफिनेटली मॉनिटरिंग मोड में है और अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो इंटरवेंशन पॉसिबल हो सकता है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि एक तरफ रिकॉर्ड टर्नआउट ने इलेक्शन को हिस्टोरिक बना दिया है, लेकिन दूसरी तरफ वोटर लिस्ट रिवीजन ने इस प्रोसेस को लीगली और पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ट्रिब्यूनल्स के बीच एक कॉम्प्लेक्स बैलेंस चल रहा है, जहां हर डिसीजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट लाखों वोटर्स पर पड़ रहा है। और अब देखना ये होगा कि आने वाले हियरिंग्स में सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत अपना स्टैंड मेंटेन करते हैं या फिर प्रेशर और ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए कोई नए डायरेक्शंस देते हैं, स्पेशली जब सेकेंड फेज बिल्कुल डोर स्टेप पर खड़ा है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो ऑर्डर्स वेस्ट बंगाल एसआईआर केस में दिए हैं वो सही है या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।